अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे पीका एक्ट के हवाले से, जहां वफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली में पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 पेश कर दिया है। और इसका मकसद ये है कि सोशल मीडिया पर जो झूठी खबरें हम देखते हैं, गैर कानूनी मवाद हम देखते हैं और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सख्त इक़दामात मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं। इस बिल के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन, इस मवाद की निगरानी और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस बिल में यह भी तजवीज़ किया गया है कि झूठी खबर फैलाने वाले को 3 साल कैद या फिर 20 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। इस अथॉरिटी का जो मरकजी दफ्तर होगा वो इस्लामाबाद में होगा और इसके बाद जो सूबाई दारुल-हुकूमतों में भी इनके दफातर कायम किए जाएंगे। इस बिल के मुताबिक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल और कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी भी कायम की जाएंगी, जबकि FIA का जो साइबर क्राइम विंग था वो तहलील कर दिया जाएगा। ये बिल सोशल मीडिया के बढ़ते हुए असरात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है। ताहम इस पर आज़ादी इज़हार राय और हुकूमती कंट्रोल के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि कई सवालात उठ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब ने। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 में झूठी खबरों के खिलाफ जो तजवीज़ करदा सख्त सजाएं हैं, उसके मुआशरती और कानूनी असरात क्या हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग। पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया या इस मोड ऑफ मीडिया में जो चेंजेस आ रही हैं, शायद ही दुनिया भर में गवर्नमेंट्स इसको कोप कर सकें। सारी दुनिया में एक कंसर्न है और वही कंसर्न है फेक न्यूज़ का, कि जाली खबरें या एक नैरेटिव जाली बनाकर पेश कर दिया जाए और जब पता चले कि असल बात क्या थी तो उसमें से कुछ भी ना निकली। अब इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1, एक तो स्पिरिट है, इंटेंट है। अगर तो इंटेंट यही है जो कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 और 19A में भी शामिल है कि पाकिस्तान के मजहब के हवाले से, दिफा के हवाले से, फॉरेन रिलेशंस के हवाले से, या 2 और चीजें हैं जिनमें रिस्ट्रिक्शंस एज पर लॉ लगाई जा सकती हैं जी। तो पाकिस्तान का आइन भी इन हवालों से बिल्कुल वाज़ेह है और आइन में कहा गया रिस्ट्रिक्शन का अप टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन एज इम्पोज्ड बाय लॉ। अब दूसरा इसका पहलू इससे भी अहम है और वो ये है, जिसके हवाले से मीडिया तंजीमें बात कर रही हैं, एतराज़ात कर रही हैं, या कल जो अमेंडमेंट्स आई उसको प्रपोज हुई, रादर अभी तो पास नहीं, उनको मीडिया तंजीमों ने रिजेक्ट कर दी है कि पाकिस्तान में एक हमेशा से एक तरीकाकार रहा है कि मुखालिफिन को कुचलने के लिए अपने मुखालिफों के खिलाफ ऐसे कवानीन इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये एक थिन लाइन है। हु विल डिटरमिन के ये जो न्यूज़ आई ये फेक न्यूज़ है, क्योंकि डेफेमेशन तो पहले से ही कानून मौजूद है। अगर उसका मकसद सिर्फ यही है कि किरदार कुशी को से बचाना, लोगों को पगड़ियां उछालने से बचाना, तो डेफेमेशन लॉ के तहत कितने लोगों को सजाएं दी गई। और थर्डली एक और भी छोटी सी चीज है, फिर आप बेशक सवाल करें जी। वो ये है कि RTO, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो भी पाकिस्तान में है, कानून है। कितना वहां पर गवर्नमेंट्स एक्सेस देती हैं। गवर्नमेंट्स अगर ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना चाह रही हैं तो जो गवर्नमेंट के फराइज हैं वो भी तो पूरे नहीं हो रहे। ठीक है पराचा साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और आपकी बात को आगे लेकर चलूंगा कि ये अब सोशल मीडिया को लेकर जो प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा रही है, इससे पहले भी FIA का साइबर क्राइम विंग भी मौजूद था। क्या वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था कि एक और अथॉरिटी लाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अभी साइबर क्राइम विंग को भी खत्म कर दिया जाएगा? साइबर क्राइम विंग जो है उसको खत्म क्या करना है, उठा के इधर ही रख देंगे। ये पैरेलल 5 इदारे बन जाते हैं। मसलन सारी चीजों सबसे ऊपर तो पैमरा है। पैमरा का यही मैंडेट है, सारा कुछ पैमरा तो चैनल भी बंद कर सकता है। अब चूंकि सोशल मीडिया है, आप कैसे बंद करेंगे? डिजिटल एज है, उसमें कल एक और बात भी हुई, एक और स्टैंडिंग कमेटी में स्टारलिंक के हवाले से। एलन मस्क वहाँ वजीर बन गया अमेरिका में, जो डोग बनी है एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसका हेड है। और उसमें जो इंडियन ओरिजिन के थे वर्मा, उनको भी निकाल दिया गया। अब एलन मस्क है। कल कहा गया कि स्टारलिंक वाला पहले माफी मांगे तो फिर जो है हम स्टारलिंक को एक्सेस पाकिस्तान में दें। क्या बात कर रहे हैं?
मे बी टुमारो अभी तो केबल के जरिए हम टीवी देख रहे हैं, या हम किसी मोबाइल जो नेटवर्क है उसके जरिए हम ये एक्सेस ले रहे हैं। टुमारो यही एलन मस्क, स्टारलिंक या कोई और ऐसी डिजिटल इन्वेंशन आ जाए जिसमें किसी ये ऑपरेटर की जरूरत ही नहीं पड़े, फिर क्या करें? फिर किसको ब्लॉक करेंगे? बजाय इसके कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें या माशरे में वो कोहेजन पैदा करें, जिस कोहेजन के तहत ये वाली चीजें सामने ना आए जिसको हम फेक न्यूज कहते हैं। लेकिन ये दुनिया भर का फिनोमेनन, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में है। सबसे पहला फेक न्यूज वाला तो जो फेम आया फेक न्यूज वो तो डोनाल्ड ट्रंप के पहले प्रेसिडेंसी में आया था, अब वो दूसरी प्रेसिडेंसी आ गई। सिर्फ एक चीज और, एक सुपर पावर जिसके सदर मुंतखब हुए और अभी 20 जनवरी को उन्होंने हल्फ उठाया, उन्होंने कहा कि मैं वो सारे कवानीन को खत्म करता हूं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रास्ते में रुकावट के लिए बनाए गए। दुनिया उस तरफ जा रही है, हम ये वाली चीज इंट्रोड्यूस करके हम करने क्या जा रहे हैं? बिल्कुल बराचा साहब, मैं इसी तरफ आने लगा था कि जिस तरह से बहुत से ऐसे सार्फिन को कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा जो झूठी खबरें फैलाते हैं, फेक न्यूज़ जिनकी तरफ से शुरू की जाती हैं। दूसरी तरफ जब हम सार्फिन, ऐसे सार्फिन के हवाले से बात करें, सोशल मीडिया के वो सार्फिन, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को भी तो यकीनी बनाना है। वो किस तरह से फिर यकीनी बनाएंगे? देखें अनवार साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि है जो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए पॉलिटिक्स करते हैं या हेट पैदा करते हैं, आज तक क्या कर लिया उनके? यानी जिन को अगर सरकार ने, रियासत ने पकड़ा भी है तो आपकी अदालतों ने रिहा कर दिया और उल्टा उनको हीरो बना के पेश कर दी। हीरो बनाकर ऐसा पेश किया कि वो जितनी गलत बातें करते रहे वो बातें लोग अब सच साबित करते हैं। हम मेन मीडिया पे बैठे हुए हैं, हमारे ऑलरेडी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन भी हैं और हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते भी हैं। हम तो अपने इमेज के लिए या अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, अपनी बात को सच्चा होने के लिए हम किसी नाप तोल पे, मैं कहता हूँ अल्फाज का चुनाव भी हम बड़े मुनासिब अंदाज में सोचते हैं कि कौन सा लफ्ज आना चाहिए, बजाय इसके कि हम कोई गलत खबर दें, हम ऐसी खबर दें जो आग लगा दे, हम ऐसी खबर दें जो सोशल अनरेस्ट पैदा कर दे। ये मेन मीडिया, टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने मसाइल पैदा नहीं किए, मसाइल तो पैदा किए सोशल मीडिया ने। जैसे मेन मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन आती गई, सोशल मीडिया ज्यादा फ्लोरिश करता गया। और आपको याद नहीं है, पीटीआई की हुकूमत में 20-20 हजार पे पता नहीं सैकड़ों उन्होंने लड़के भर्ती किए हुए थे जिनका काम भी यही था कि लोगों के खिलाफ बातें करें। उनको सोशल इन्फ्लुएंसर का नाम दिया गया था, सरकार के खजाने से उनको पैसा मिलता था। रियासत की कल पॉलिसी, हुकूमत की कल पॉलिसी और थी, आज पॉलिसी और है। हुकूमतें या इदारे, फॉर एग्जाम्पल, या स्टेट ऑफ पाकिस्तान कम अज कम एक चीज पे तो कायम रहे। मसलन चाइना है ना, चाइना का एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, वहां आपको कोई व्हाट्सएप इस तरह का वहां कुछ नहीं मिलेगा, गूगल भी नहीं मिलता वहां पर, जीमेल भी नहीं मिलता। हाँ, उन्होंने अपना बनाया हुआ है। आप इनोवेशन करें, अपना तो कुछ ले आए सामने जो चले, आपकी नजर भी हो, लेकिन लोगों को जो आप राइट्स की बात कर रहे हैं या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं या राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वो तो कम अज कम लोगों के लिए आसानी पैदा हो। लेकिन यहाँ पर आसानी पैदा होती बराचा साहब नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं और उनको अथॉरिटी से रजिस्टर कराने की शर्त रखी जाएगी, ये बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ तो बहुत बड़े तनाज़े बन जाएंगे। मैं तो पहले ही आपसे प्रेसिडेंट ट्रंप की एग्जांपल दे गया हूं कि पहली तकरीर में ओथ लेने के बाद उन्होंने क्या बात की। उन्होंने कहा कि जो कुछ पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं मैं सबको कैंसिल करता हूं ताकि लोगों को इतलात तक आसानी पैदा। और उसके पीछे एलन मस्क जैसा इतना बड़ा दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट, मोस्ट रिच मैन, द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ, 416 अरब डॉलर उसके असासे हैं। स्टारलिंक की मैं अभी आपको एग्जांपल दे गया। स्टारलिंक यानी उसने कहा कैलिफोर्निया में अगर कोई बूस्टर नहीं बचा तो मैं अपनी वो स्टारलिंक वाली डिवाइस भेजता हूँ, तो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वो क्या था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई प्रायर कोई सिम की जरूरत भी शायद ना पड़े। दूसरी एग्जांपल है कि
जिन प्लेटफॉर्म्स पे हुकूमत पाबंदी लगाती है, पीटीए की तरफ से पाबंदी आती है, और छोटा सा वीपीएन है, वो अंदर ही डिवाइस है, इनबिल्ट है, आप वीपीएन इन्वोक कर दें, वो साइट्स आप देखना शुरू कर दें जो कोई चाह रहा है कि आप मत देखें। लिहाजा टेक्नोलॉजी के मैदान में टेक्नोलॉजी के जरिए तो मुकाबला किया जा सकता है, इस तरह के कवानीन मेरा नहीं ख्याल सस्टेन करेंगे। तो आपको फिर यही लग रहा है कि अगर इस तरह का कोई निजाम लाया भी जा रहा है, उससे बेहतरी की उम्मीद आपको कम ही दिखाई दे रही है? जिसको पकड़ा जाएगा अदालत उसको फ्री कर देगी, ये हमारे सामने होता रहा जी। यानी ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, अपील कहाँ होगी, लोकल कोर्ट में अपील होगी, उसमें आपने एस्टेब्लिश करना है कि जिस बुनियाद पे आपने एक्शन लिया है, मसलन 3 साल कैद है, उसने कहा, किसी रिपोर्टर ने खबर दे दी या किसी यूट्यूबर ने खबर दे दी, उसने कोई बात कर दी फॉर एग्जांपल, वो कोर्ट में कैसे आप साबित करेंगे कि वो गलत कह रहे हैं? मतलब उसने कहा कि जी सैलाब आने की तवक्को है, फर्ज किया अनरेस्ट हो गई, लोग भाग गए वहां से, वो तो कहेगा मेट ऑफिस से था। अभी पिछले हफ्ते पूरा हफ्ता मेट ऑफिस ने कहा कि अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, वो बारिश ही नहीं आई पाकिस्तान में, अर्बन फ्लडिंग, फिर उस पे केस कर दिया जाए कि आपने पैनिक ही फैला। ये तो जो रिसेप्टिव लोगों के मोड्स हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। ये नहीं है कि पुलिस ऑफिसर को आप बिठा दें साइबर क्राइम के उस एजेंसी बंद करके दूसरी एजेंसी में, और आप एक्सपेक्ट करें कि वो कंट्रोल कर लेंगे। काम तो वो वहां भी वही कर रहे थे, काम पैमरा भी वही कर रहा है, काम दूसरी एजेंसी भी कर रही हैं, बट स्टिल अनकंट्रोलेबल है क्योंकि टेक्नोलॉजी अनकंट्रोलेबल। लेकिन बराचा साहब, जब भी हमने देखा कि इस तरह के एक्ट आते हैं, पीके एक्ट तरमीमी बिल पहले भी, इस तरह के बिल पहले भी आ चुके हैं, तो उस वक्त भी हुकूमत को सबसे बड़ा जो खदशा होता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से होता है, सहाफ़ियों से होता है कि वो इस कानून पर बड़ी तनकीद करेंगे। तो इस बार शायद कोशिश ये की गई है कि सहाफ़ियों को भी इस अथॉरिटी में शामिल कर लिया जाए। तो आपको लगता है कि शामिल कर लेंगे तो सहाफ़ी चुप कर जाएंगे, या ये कानून मीडिया पर हुकूमती कंट्रोल के लिए भी फिर इस्तेमाल हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो वेलकम करना चाहिए कि जो भी अगर कोई पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म बन रहा है उसको वेलकम करना चाहिए। कि कहते हैं ना, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलेगी जो भी कोई हुकूमत हो, और अगर ये कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, नंबर 1। नंबर 2, पिछली गवर्नमेंट जो पीटीआई की थी, उन्होंने भी एक नेशनल मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की कोशिश की थी, और एक 22 ग्रेड का बंदा जो है उसका वो एग्जीक्यूटिव या हेड या सेक्रेटरी जो भी पोजीशन थी, लेकिन उसको भी अपोज किया गया था। बात यह है कि हुकूमतों की एक इनहेरेंट टेंडेंसी है कि कंट्रोल करके रखा जाए, और उसकी मैंने वाज़ेह एग्जांपल दी कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ऑलरेडी जिम्मेदाराना काम करता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम खुद किस तरह से सोचो विचार करके न सिर्फ लफ्ज लिखते हैं बल्कि लफ्ज जो बयान करते हैं, बोलते हैं, हम उसमें भी केयर करते हैं। मसला सारा सोशल मीडिया का है, और ये जो नई कानून साजी या कल जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी सोशल मीडिया के हवाले से है। बट सोशल मीडिया के 2 पहलू हैं ना, एक तो बोलने वाले या लिखने वाले हैं, दूसरा टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। आप बोलने लिखने वालों पे पाबंदी लगाएंगे, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई है पाकिस्तान में? कल एक रोबोट बना के बिठा दें, रोबोट किसी, अभी देखते होंगे आप वीडियो, मैं तो देखता हूँ, कभी किसी की वीडियो बनी होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, कभी अभी ये जो यूएई के सदर आए थे पाकिस्तान में, और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नाजेबा वो बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। कोई एक बंदा पकड़ा गया, पता नहीं 2 बंदे पकड़े गए, क्या हुआ? क्या उससे ये ट्रेंड रुक गया, या जो लोगों के अंदर एक हेट है दूसरों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ, उसमें कमी आई? आप एक एटमॉस्फेयर तो बनाए मुल्क में जिसमें कम से कम जो सियासी रवादारी है, सियासी रवायात हैं, एक तरफ आप खड़े होके आपके सियासी लीडर जो मर्जी आए बोल लें, जो मर्जी आए, चोर, डाकू, लुटेरा, उसका बाप, उसका दादा, ये वो करके आप कहें कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सो कॉल्ड, वो इन्फ्लुएंस ना लें, उन अपने लीडर्स की बातों का वो एक्सप्रेशन ना करें। भाई, जो आप बोलेंगे वही लोग सुन के रिप्रोड्यूस करेंगे बात।
ठीक है। अच्छा, ये तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने भी कहा कि जिस तरह से कंटेंट क्रिएटर्स को इस्तेमाल किया जाता है, इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल किया जाता है, हुकूमतें अपने फ़ायदे के लिए लोगों से इस तरह का कंटेंट ज़रूर बनवाती हैं। कल हमने देखा, अनफॉर्चुनेट था, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक शो हो रहा था एक निजी चैनल पर, वहाँ पर जिस तरह से लड़ाई हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के दरमियान, इस तरह की चीज़ों को किस तरह से रोकेंगे? अब मुझे ये बताएं कि एक लॉयर हैं और बहुत बड़े लॉयर हैं, वो एक जी, उनके भाई भी लॉयर, आपको मालूम है, वो भी पिछले दिनों उनके साथ भी कुछ नारवा चीजें होती रही। और दूसरे जो हैं वो एक मेंबर ऑफ दी सूबाई असेंबली है, ठीक है, वो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर रहे हैं और अक्सर मीडिया पे बैठते हैं। क्या कोई कानून इनको रोक सकता है इस तरह की बातें करने से, प्रोवोकेशन से? बिल्कुल राजा साहब, यही मेरा सवाल है यहाँ पर कि यही बातें की जा रही थी कि इस तरह का कोई भी मवाद सोशल मीडिया पर ना आए, लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर एक हम देख रहे हैं कि हुकूमती अरकान हैं, दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह की गुफ्तगू वो की गई है उसमें वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाम लिया गया। अब इस हवाले से कौन कार्रवाई करेगा? नईम हैदर पंजोता साहब के ये अल्फाज थे कि वो नाजायज़ है, वो टेरियन को नाजायज़ कह रहे थे, तो ये इस तरह की जो गुफ्तगू है इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे? नहीं, देखे ना, मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ, ये लॉ मेकिंग हो रही है। लॉ मेकिंग फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं हो रही, आपके जो लॉ मेकर्स हैं, इन दैट केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो लॉ बना रहे हैं। और वही अगर मुंतखब नुमाइंदे ही बैठकर, मैं यही तो आपसे बात कर रहा था, इस माहौल में इस हेट को, नफरत को, सियासी नफरत को इस हद तक ऊपर उठा दिया गया फॉर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। ये नहीं है कि ये ऐसे ही है, हमेशा सियासी मफादात के लिए आप इस इश्तियाल अंगेजी को इस हद तक ले जाएं कि दूसरा जो है वो आपकी बात सुने बगैर ही पहले से कॉन्क्लूड कर ले कि नहीं, ये उसका पर्सपेक्टिव है, ये उसका पर्सपेक्टिव है। जब कानून साजी ऐसी गुफ्तगू करेंगे, कानून बनाने वाले ऐसी गुफ्तगू करेंगे, तो फिर कानून साजी उन पे कैसे अप्लाई होगी? उनको तो असेंबली के अंदर बैठे हुए एग्जेम्पशन मिलती हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो एक पैमरा लॉ है उसमें वो लाइव से पहले कुछ थोड़ा बहुत पॉजेज होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये एज सच वो उसका ध्यान किया गया, इसीलिए वो कहते हैं कि पॉज का मतलब 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड का यही होता है कि एटलीस्ट एंकर जो है वो ब्रेक तो ले ले। यहाँ कुछ एंकर जो हैं वो खुद प्रोवोक करते हैं। ठीक है। अच्छा बराशा साहब, लास्टली कमेंट में आपका चाहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो आपको किस सिमत में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? क्योंकि जब से 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया है, जब से बानी PTI को सजा हुई है, बुशरा बीबी को सजा हुई है, मुज़ाकरात उससे पहले ही हमने देखा था कि काफ़ी तातुल का शिकार होने लगे थे। दोनों तरफ से बयानात का जो सिलसिला था वो भी शुरू हो गया था। फिर खान साहब की तरफ से जो ट्वीट कर दी गई, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात नाकामी की तरफ जा चुके हैं या ऑलमोस्ट जाने वाले हैं। PTI वाले तो कहते थे कि सजा का मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़े, कि जो भी 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड केस का फैसला है उसका मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात इस वजह से बंद कर रहे हैं कि सजा हो गई है, तो फिर वो अपनी बात से पीछे हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि असल मामला तो है ही खान साहब का, बाहर मुज़ाकरात हो रहे हों, यानी एक दिन के इंतशार से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है मुल्क। आई रिपीट, 190 अरब रुपए का एक दिन के इंतशार से नुकसान होता है। और अगर यही तो बात हो रही थी पहले कि लीडर खुद करेंगे, लीडर कह दें या खान 2, लीडर खुद कह दें कि एक बंदे की खातिर 10 साल के लिए, एक बंदे के 10 साल इक़्तिदार के लिए इस मुल्क को पता नहीं खुदा न खास्ता क्या किया जा रहा है, और फिर खुद क्या करते हों, वो IMF को खत लिखवा रहे हों। आपका एक फाइनेंस मिनिस्टर लिख रहा है, आपका दूसरे सूबे का फाइनेंस मिनिस्टर लिख रहा है, आपकी ख्वाहिश हो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर दे, आपकी ख्वाहिश हो पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बन जाए। बार बार मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी तो फिर इस लीडरशिप की है कि अगर आप प्रोवोकेशन करेंगे, इश्तियाल अंगेजी करेंगे, रेटरिक को इस हद तक ले जाएंगे, तो आपको कर दें, फिर वो 9 मई भी करेंगे, फिर खुदा न खास्ता और भी सानियात करने की कोशिश की जाएगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पंजाब में रेप के केसेस की बढ़ती हुई तादाद अब एक संगीन मसला बन चुकी है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट में एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद और मुलजिम की दरख्वास्त जमानत केस की समाअत के दौरान गहरे सवालात उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जहां यह इंकशाफ हुआ कि एडवोकेट जनरल पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक हर 15 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट हो रहा है। ये तादाद ना सिर्फ अलार्मिंग है बल्कि मुआशरे के अखलाकी, समाजी और कानूनी निज़ाम पर भी सवालिया निशान लगाती है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि एंटी रेप एक्ट मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल नहीं हुआ और इसकी खामियों को दूर करने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। दौरान समाअत अदालत ने खवातीन की भर्ती, अफसरान की ट्रेनिंग और जो हमारा तफ्तीशी अमल है उसकी बेहतरी पर भी जोर दिया है। अदालत ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को तलब करके तफसीलात तलब की, जिन्होंने बताया कि वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम कर दिए गए हैं और मुतासरा खवातीन शिकायत व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए दर्ज करा सकती हैं। इसके अलावा खवातीन की भर्ती और तफ्तीशी अफसरान की तरबियत के हवाले से भी पेशरफ्त पर रोशनी डाली गई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे माहिर कानून वकास अब्रेज ने मैं इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। वकास, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से एडवोकेट जनरल पंजाब की रिपोर्ट में हम देख रहे हैं, रेप केसेस की जो तादाद वो बता रहे हैं, जो आदाद शुमार हैं, उन्हें आप किस हद तक काबिल एतमाद समझते हैं कि जो तादाद इस वक्त वो बता रहे हैं वो सही कैलकुलेटेड की गई इनकी तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि यहाँ हवस के पुजारी सहरातों में सफ़ेद जिस्मों का जीवन स्याह करते हैं। यहाँ पे नाचते पैरों की थाप बिकती है, यहाँ पे झील सी आंखों में हाथ बिकते हैं, यहाँ पे मासूम से होंठों की प्यास बिकती है, यहाँ पे जिस्म है बिकते, शबाब बिकते। ये जो रिपोर्ट पेश की गई गुज़िश्ता रोज़, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, ये तमाम इंसिडेंट्स हैं, ड्रेडफुल, डोलफुल, ओफुल, जितने भी ये सानिहात हैं, ये वाक़यात हैं, मेरा ख्याल है कि इस पर चश्मे फलक भी खून के आंसू होती है। आपका और मेरा यहाँ पे बैठकर डिस्कस करना, मेरा ख्याल है कि ये हम तो महज इन चीज़ों को लीगली डिस्कस कर सकते हैं, एक मॉरल एस्पेक्ट से, सोशल एस्पेक्ट से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जिस शख्स पे ये चीज़ बीतती है शायद वो उस ट्रॉमा से पूरी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल, वो ख़ानदान उस ट्रॉमा से नहीं निकल सकता, वो बस्ती उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलती। और ये एक फ़र्द का, एक खतून का, एक बच्चे का रेप नहीं है, बल्कि ये माशरे के ज़मीर का रेप है। जो आपने बात की कि स्पेसिफिकली गुज़िश्ता रोज़ ये जो सारे फैक्ट्स हाईलाइट किए गए, मेरे हाल में ये आटे में नमक के बराबर केसेस हैं जो कि रजिस्टर किए जाते हैं, जो कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के नोटिस में आते हैं। क्योंकि जब एक बच्ची के साथ, एक खतून के साथ या एक बच्चे के साथ अननेचुरल लिस्ट किया जाता है, उसके बाद उसके घर वाले जो है वो उसके साथ अगर कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, उसकी सपोर्ट में उसके साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे जाके पुलिस अगर उनके साथ ताउन करती है और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर करती है, तो फिर ये फैक्ट्स जो है हमारे सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दर्जनों ऐसे केसेस हैं, सैकड़ों ऐसे केसेस हैं कि जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। जो पंजाब का सबसे बड़ा जो शहर है लाहौर, वहाँ पर हमें इस तरह के स्टैटिक्स मिलते हैं, फैक्ट्स मिलते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, सानियात हुए, वाकयात हुए, इंसिडेंट्स हुए जो रिपोर्ट ही नहीं किए गए। अच्छा, इसमें एक बड़ी बुनियादी सी बात है कि हम अक्सर औकात ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मजीद लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, कवानीन बना दिए जाएँ, सख्त तरीन कवानीन बना दिए जाएँ। मैं ये समझता हूँ कि जो 1860 जो प्री पार्टीशन लॉ बनाया गया, जो पाकिस्तान से पहले, जिसके 511 सेक्शन है, उसके अंदर एक खतून को पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इवन कि अगर कोई शख्स एक खतून की तरफ घूरता भी है तो उसमें भी सेक्शन 509 मौजूद है और उसकी 3 साल सजा है। और इसके साथ साथ जो रेप की है, ये भी पौने 200 साल पुराना जो कानून है, उसमें भी सेक्शन 375 भी मौजूद है, 376। और इसके साथ साथ अननेचुरल अगर किसी बच्चे के साथ रेप कंडक्ट किया जाता है, 377 मौजूद है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सजा मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ ज़रूरत इस अमर की है कि जब तक आप सजाओं को इन्फोर्स नहीं करेंगे, कवानीन को इन्फोर्स नहीं करके, इम्प्लीमेंटेशन इज एक्चुअल सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इम्प्लीमेंटेशन है। देखिए 2020 के अंदर हमने देखा कि ज़ैनब बिल बना दिया गया, एक ज़ैनब का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ज़ैनब बिल बना दिया गया, मीडिया, लाओ, लश्कर, बैनर, हकूक़ इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार, ठेकेदार आए, खोदा पहाड़ निकला चुका। उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर नजर आई? फिर 2020 के अंदर जो जिस कानून का आप हवाला दे रहे हैं, एंटी रेप ऑर्डिनेंस बना
बना दिया गया। इसमें बड़ी खूबसूरत चीजें रखी गई। लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि एक डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर जो है एक कोर्ट बनाया जाएगा जिसको मॉनिटर करेगा एक सेशन जज की रैंक का ऑफिसर या एडिशनल सेशन जज का ऑफिसर, फिर उसकी जो तफ्तीश करेगा उस रेप की वो 17वें ग्रेड का ऑफिसर करेगा। फिर मेडिकल बोर्ड एक बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, जो खतून, जो बच्ची, जो बच्चा ये एलिगेशन या एक्विजिशन इंपोज करता है कि मेरे साथ रेप हुआ है, हुकूमत की एड के साथ उसका डीएनए करवाया जाएगा, उसकी एमएलआर करवाई जाएगी। फिर उसके बाद अदालत जो क्या करेगी, 2 से ज्यादा जजमेंट्स नहीं देगी, एक्सपीडिशियसली फास्टली सारी चीजों को करेगी। लेकिन 4 साल गुजरने के बाद अभी तक इन सब चीजों से बर्फ नहीं पिघली और ये वो कागज के फूल हैं जिनसे आज तक खुशबू नहीं आई। प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली इनको इन्फोर्स ही नहीं किया जा सका। आप फिर इसका मतलब ये सिर्फ लिखने की हद तक ही है, इंप्लीमेंटेशन की तरफ एक तो हम नहीं आ रहे हैं, दूसरा जिस तरह से आपने कहा कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते, जिसकी बहुत सी ऐसी वजूहात हैं। कुछ लोग अपनी इज्जत की वजह से इन चीज़ों को रिपोर्ट नहीं करते हैं कि फिर माशरे में उनकी इज्जत का बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। और दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम पुलिस के पास जाते हुए भी डरते हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो डर किस तरह से खत्म होगा? देखिए, इस कानून के अंदर तो खवातीन को जो है वो ऑथोराइज किया गया, खवातीन पुलिस ऑफिसर को, कि अगर एक खातून के साथ इस तरह का कोई मामला या कोई सानिया पेश आता है तो वो खातून के साथ इन कंफर्ट जोन रहते हुए अपने मामला को डिस्कस करे। फिर दूसरी एक बड़ी जबरदस्त चीज रखी गई कि इन कैमरा प्रोसीडिंग की जाए। एक खातून से जब रेप के मुतालिक क्वेश्चंस किए जाते हैं, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो किस नेचर के क्वेश्चन ओपन कोर्ट रूम के अंदर किए जाते हैं, उसके भाई के सामने, उसके बाप के सामने, क्यों? उसके केस को अंडरमाइन और कमजोर करने के लिए। लिहाजा इस कानून के अंदर एक बड़ी जबरदस्त चीज ये रखी गई, इन कैमरा आप प्रोसीडिंग करें। फिर उसके साथ एक जबरदस्त चीज और रखी गई कि आप इन कैमरा प्रोसीडिंग के साथ विटनेसेस जो हैं उनकी आइडेंटिटी को जो है वो डिपिक्ट ना करें। जो जिस विक्टिम के साथ ये वाकया हुआ है उसकी आइडेंटिटी को आप उसको कंसील करके रखें, उसको रिवील ना करें। लिहाजा चीजें तो बड़ी जबरदस्त की गई हैं इस कानून के अंदर। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा, इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। आप चाहे न मर्द बनाने की सजा लाएं, केमिकल कैस्ट्रेशन की सजा लाएं, लेकिन सबसे पहले आपको सिस्टम को मर्द बनाना पड़ेगा, जो कि 90% जितने भी रेप के मुल्जिमान हैं उनको बाइज्जत बरी कर देते हैं। वजह क्या है? क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन का, हमारे इंटेरोगेशन का जो सिस्टम है इंतहाई नाकस है, फीबल है, कमजोर है, जिसकी वजह से हमारा जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो अक्यूज पर्सन को चला जाता है। और हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। और जब भी डाउट्स आ जाते हैं, डेंट्स आ जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स हैं, प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट्स, डेंट्स एंड सस्पेक्ट्स। तो ये जो वकील साहिबान है, हमारी कम्युनिटी इसके अंदर, चूंकि हर शख्स को वकील करने का इख्तियार है, झूठे मुकदमात भी हैं, सच्चे मुकदमात भी। और इस केस का, इस लॉ के अंदर एक बड़ी जबरदस्त चीज ये भी रख दी गई इसके साथ साथ कि जो झूठा मुद्दई किसके ऊपर रेप का, अबडक्टिंग का, किडनैपिंग का कोई एलिगेशन एक्विजिशन लगाता है और कल कला वो बेबुनियाद है, झूठा है, मनगढ़ंत है, कंकॉक्टेड है, फटीशियस है, है, तो उसको 3 साल की सजा दी जाएगी। और अगर कोई तफ्तीशी ऑफिसर जो है वो गलत तफ्तीश करता है उसको भी 3 साल की सजा दी जाएगी। तो इन टोटल अगर हम ये सारी चीजें देखें, देखिए एक स्टेप ये है कि इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करें, चलान करें, उस शख्स को कन्विक्ट कराएं। एक कन्विक्शन से भी आगे वाली बात है, आपकी नज़र में, यू आर वेरी वेल अवेयर, जितने भी हमारे एंकर हजरात है, साफी हजरात है, आप मुझे ये बताएं कि क्या मोटरवे के साने के अंदर जो 2 लोग थे जिनको कन्विक्शन दी गई सजाए मोदी, क्या वो एग्जीक्यूट हुई? नहीं हो सकी। जो उस्मान मिर्जा केस था जो बड़ा लाइमलाइट में है कि उसको जो सजा को एग्जीक्यूट हो सकी, नहीं। जाहिर जाफर का केस था, नूर मुकद्दम को, उसका बड़ी बेदर्दी से गला काटा गया, उसका कत्ल किया गया, उसके सजा अलग कर दिए, क्या वो सजा एग्जीक्यूट हो सकी? नहीं हो सकी। हमें ये मैकेनिज्म जो है वो डिसाइड करने की जरूरत है। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन का सिस्टम बेहतर करें, और जितने भी लोग हैं जो विक्टिम हैं, जो थाने की तरफ, कचहरियों की तरफ रुख करते हैं, बजाय इसके कि उसकी करैक्टर असैसिनेशन करें, बजाय इसके कि उनकी पगड़ियों के शिमलों को दागदार करें, बजाय इनके कि वो भाई, वो बहनें, वो जो लोग उनके साथ खड़े हैं उनको आप मलाइन करें, आप इस सिस्टम को उनको सपोर्ट करें। ये विक्टिमाइज हैं, ये मुस्तगीस हैं, ये वो मुद्दईयान है कि जिनको राइट टू लाइफ देना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन वकास, अभी जिन केसेस का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें बहुत से केसेस ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनमें आपने खुद ही नाम भी ले लिए, इन लोगों को सजा ही नहीं हो रही है। फिर यहां पर अफसरान क्या करें, यहां पर तफ्तीशी अमल क्या करें? जब सजा भी होगी, अब वो एग्जीक्यूशन अगर उसकी नहीं हो रही है तो ये फिर अब किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी गफलत है? इसमें अब किसको पकड़ेंगे? देखिए, जब एग्जीक्यूशन करवाना ये कोर्ट की जिम्मेदारी है। कोर्ट के ऊपर ये बाइंडिंग है कि जब आप कोई भी सजा किसी शख्स को कन्विक्ट करते हैं, अवार्ड करते हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट भी करवाना। लेकिन चूंकि हमारे अदालतों के अंदर इतने ज्यादा केसेस हैं, स्पेशली
आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉ जुडिशरी इन पाकिस्तान। यहाँ पे केसेस के पलंदे और एक जज के साथ सुनने के लिए 100 केसेस डेली बेस पे, जो कि एक ह्यूमन नेचर के बयान है कि आप उसको इंटरटेन या एडजुडिकेट कर ही नहीं सकते। और दूसरी बुनियादी बात यह है कि आपने शायद 3-4 इस तरह के केसेस भी सुने होंगे कि 2002 से लेकर 2020 तक लोगों की अपीलें ही जो सुप्रीम कोर्ट तक इंटरटेन ना हुई। किसी को कन्विक्शन हुई, कोई बाइज्जत बरी हुआ, उनकी अपीलें इंटरटेन, जिसको कन्विक्शन हुई, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आसिया बीबी का केस था और दीगर केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इनको बाइज्जत बरी करते हैं, तो वो लोग जेल की कालकोठरी में जिंदगी की आरी सांसें गिन के जा भी चुके थे, वो इस दुनिया से ही चले गए। तो ये हमारा जुडिशल सिस्टम प्लस हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का, इंटेरोगेशन का, पुलिस का सिस्टम, जब तक हम इसको बेहतर नहीं करेंगे, एक्सपीडिशियस नहीं करेंगे, फास्ट ट्रैक पे नहीं लेके आएंगे, शायद एक जो ऑर्डिनरी सिटी जिसके लिए आयन का आर्टिकल 30D ये प्रॉमिस करता है कि आपको एक्सपीडिशियसली, फास्टली, फ्रोशियसली, फ्यूरियसली इंसाफ की तरसील जो है देना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, वो शायद वो बातें, वो नारे, वो दावे कभी मुकम्मल नहीं हो सकते। लेकिन अच्छा, अभी जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं उसमें तो ये कहा जा रहा है कि हर 15 मिनट में एक केस रिपोर्ट हो रहा है। अब अगर ये सिचुएशन, अगर हम लाहौर की या पंजाब के हवाले से भी बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिर चीज़ों की फराहमी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। DNA टेस्ट की जो किट्स होती हैं वो होनी चाहिए, तफ्तीशी अफसरान हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम है। एक तो हम कह रहे हैं कि जो तफ्तीशी सिस्टम है वो बेहतर नहीं है, अफसरान भी अभी कम है, इसके साथ साथ जो खवातीन पुलिस अफसरान की कमी है, ये कितना गलत है? देखिए जी, 4 साल हो चुका है इस कानून को बने हुए। अनफॉर्चुनेटली ये इस कानून के अंदर जो लिखा गया है सेक्शन 4 के अंदर, 5 के अंदर, सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी ये थी कि आप स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो स्टैब्लिश करें पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में आटे में नमक के बराबर या ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादी भी अभी तक कायम नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की कि जो DNA किट्स हैं या MLR करने का जो प्रोसेस है वो भी अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट सतह के ऊपर इन लोगों को नहीं दिया गया। एक हाथों ने किसी गरीब, किसी किसान, किसी हारी की बेटी के साथ ये वाकया पेश आता है और वो 2 वक्त की रोटी अपने खानदान को देने से आजिज है, वो कैसे जाकर DNA टेस्ट करवाएगा, वो कैसे जाके वकला की फीसिस देगा, वो कैसे जाके कचहरियों के चक्कर काटेगा। तो ये सारी वो चीजें हैं कि जो हमारे लॉ मेकर्स को, जो लेजिस्लेटर को इस इंटेंट को देखने की जरूरत है कि हम जो कवानीन बना देते हैं, क्या ये वी आर गोइंग टू बिल्ड द कैसल इन द एयर, क्या इसका जमीन पे भी कहीं ग्राउंड रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो जो आपने बात की, गवर्नमेंट ने इसी कानून के अंदर ये भी बात की कि हम एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाएंगे, जिसके अंदर जो डिवीजन की सतह पे कमिश्नर्स को सुपरवाइज करेगा, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे DPO, DCO, MS जो भी सरकारी हॉस्पिटल का होगा, एक खातून ऑफिसर इन चीजों को सुपरवाइज करेंगी। जो MS होगा वो फैसिलिटेट करेगा एक विक्टिम को कि उसका DNA हो, उसका MLR हो, उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट हो। और जो खातून ऑफिसर जो आपने बात की, अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है उस क्वालिटी नहीं हो सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे कानून वकास सबरेज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उम्मीद हम ये करते हैं कि जो कवानीन बनाए गए हैं उन पर अब इंप्लीमेंटेशन भी शुरू होना चाहिए। वकास सबरेज हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, कौमी असेंबली में पेश की गई एक ताज़ा रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी आमों की आलमी मंडी में मकबूलियत न सिर्फ बरकरार है बल्कि मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने गुज़श्ता 5 सालों में आमों की बरामदात की तफसीलात पेश करते हुए इंकशाफ किया कि पाकिस्तानी आमों के सबसे बड़े खरीदार ममालिक में बरतानिया सर फहरिस्त है। वज़ीर तिजारत ने अपने तहरीरी जवाब में बताया है कि आम, जिसे फलों का बादशाह कहा जाता है, यह पाकिस्तान की ज़रई बरामदात में एक अहम मकाम रखता है। बरतानिया के शहरियों ने सिर्फ 6 माह के दौरान $17.97 मिलियन के पाकिस्तानी आम खरीदे, जो इस फल की बैनुल-अक़वामी मकबूलियत और मयार का मुँह बोलता सबूत है। बरतानिया के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानी आमों के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल है। मजीद ये कि ओमान, जर्मनी, कनाडा, अफगानिस्तान, कतर और सऊदी अरब भी इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं जहाँ आमों को खूब पसंद किया जाता है। इन ममालिक में आमों की जो किस्में हैं, जिनमें चौंसा है, सिंदड़ी है, अनबर अडोल है और दूसरी जैसे आमों की इकसाम को ख़ास तौर पर पसंद किया जाता है। पाकिस्तानी आम जो कि अपनी मिठास में, इसकी हम खुशबू के हवाले से बात करें, मुनफरिद जायके की बात करें, तो इस वजह से ये दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इनकी जो कुदरती लज्जत है और जो क्वालिटी है, ये ना सिर्फ आम सारिफीन बल्कि
जो होटल इंडस्ट्रीज़ की हम बात करते हैं या फूड चेन्स की हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी फूड चेन्स, इनमें भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी आम दीगर अक़वाम के आमों से मुनफरिद मकाम रखते हैं और दुनिया भर में फ़रोख्त होते हैं। पाकिस्तानी आमों की बरामद ना सिर्फ ज़रूरी शोबे के लिए अहम है, बल्कि अगर जब हम मुल्की मईशत के हवाले से बात करते हैं तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। वफाकी वज़ीर तिजारत के मुताबिक आम की बरामदात पाकिस्तान की मजमूई ज़राई बरामदात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये शोबा मुस्तकबिल में मज़ीद तरक्की के इम्कानात भी रखता है। और इस रिपोर्ट में हम ये देख रहे हैं कि साथ साथ ये भी तस्लीम किया गया है कि आलमी मंडी में मुकाबला सख्त ज़रूर है और पाकिस्तानी आमों को मुख्तलिफ मयार और फिर जो एक्सपोर्ट्स के कवानीन हैं उन पर भी पूरा उतरना होता है। इसके अलावा जब हम बेहतर पैकेजिंग के हवाले से बात करते हैं, ब्रांडिंग के हवाले से बात करते हैं, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसके ज़रिए पाकिस्तान अपनी बरामदात में मज़ीद इजाफा करने की सलाहियत भी रखता है, क्योंकि पाकिस्तानी आम ना सिर्फ मुल्क के ज़राई शोबे की शान है बल्कि इंटरनेशनली भी ये पाकिस्तान की शनाख्त हैं। बरतानिया समेत जिन दीगर ममालिक हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर आमों की तलब बढ़ती जा रही है और वो इसी बात की गवाही है कि जो पाकिस्तानी आम हैं वो आलमी मंडी में बहुत पसंद किए जाते हैं, एक डिफरेंट पहचान अपनी रखते हैं। अगर बेहतर हिकमत अमली इख्तियार की जाए और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन पर पूरा अगर हम उतरते हैं तो फिर पाकिस्तान अपनी ज़राई बरामदात में भी मज़ीद इजाफा कर सकता है, क्योंकि फिर हमारी जो मुल्क की इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। और ये रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि फलों के बादशाह का ताज पाकिस्तानी आम के सर पर सजा हुआ है और दुनिया भर में इसकी मांग आने वाले बरसों में मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ये हम सभी जानते हैं और यहाँ पर कोशिश यही की जाती है कि हम अपनी ज़राअत को ज़्यादा उस पर फोकस दें, उनमें ज़्यादा इन चीज़ों में बेहतरी लेकर आएँ। और हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इन चीज़ों में काफ़ी बेहतरी भी आई है। तो जो एक्सपोर्ट्स पिछले 5 साल की देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी हैं। पिछले 6 महीने के जो फिगर्स हैं, सिर्फ यूके के साथ जो ट्रेड है आमों के हवाले से जो एक्सपोर्ट्स किए जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ी अमाउंट के तौर पर सामने आई है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि मज़ीद इसमें स्ट्रैटेजी बेहतर बनाई जाए, इसकी पैकेजिंग अच्छी की जाए, ब्रांडिंग पर थोड़ा सा काम किया जाए और साथ ही साथ जो मार्केटिंग है अगर उस पर फोकस करें तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी आम है वो बहुत ज़्यादा सेल होने शुरू हो जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, जो 19 फरवरी से पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर खेली जाएंगी। ये एक सुनहरी मौका है क्योंकि मेज़बान टीम को होम कंडीशंस का फ़ायदा हासिल होगा। ताहम नौजवान ओपनर साइम अयूब की इंजरी ने सिलेक्शन कमेटी को एक मुश्किल इम्तिहान में डाल दिया है। अगर वो फिटनेस के मसाइल की वजह से स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाते तो फिर उनकी जगह शान मसूद को शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। शान मसूद जो कि अपनी मुस्तकिल मिजाजी और एक्सपीरियंस की वजह से टीम के लिए एक मुस्तहकम इंतखाब भी हो सकते हैं। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान की जो हालिया परफॉर्मेंसेज हमने देखी हैं उनकी नाकिस कारकर्दगी रही, इसके सबब इनके ड्रॉप होने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। जबकि फ़खर ज़मान की बात करें, इमामुल हक है, मोहम्मद रिजवान है और बाबर आजम जैसे अहम खिलाड़ी स्क्वाड की रीढ़ की हड्डी साबित होंगे। बॉलिंग के शोबे को देखा जाए तो उसमें नसीम शाह हैं, शाहिन अफरीदी हैं और हारिस रऊफ की फास्ट बॉलिंग लाइनअप और अबरार अहमद की स्पिन बॉलिंग पाकिस्तान की ताकत को मजीद बढ़ाती है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुल्की सीरीज़ और जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ टीम की कारकर्दगी का हकीकी इम्तिहान भी होंगी। ये मैचेस जो हैं ये सिलेक्टर्स को हतमी स्क्वाड के लिए खिलाड़ियों की फॉर्म और सलाहियत को परखने का मौका फराहम करेंगे। और इसके अलावा दूसरी तरफ हमने भी देखा कि आईसीसी की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन टेस्ट बेस्ड रैंकिंग में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी की झलक देखी जा सकती है, जिसमें साउशकील की शानदार तरक्की के साथ वो 8वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। मोहम्मद रिजवान इस वक्त 18वें नंबर पर हैं। बाबर आजम की 4 दर्जे तनज़्ज़ुली तो ज़रूर हुई है जो सवालात को भी पैदा करी है, ताहम वो भी दुनिया के चोटी के खिलाड़ियों में शामिल हैं। बॉलर्स की रैंकिंग में देखें तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी टीम के बॉलिंग डिपार्टमेंट के लिए एक सवालिया निशान है, लेकिन आलमी सतह पर जिस तरह से जसप्रीत बुमराह हैं, पैट कमिंस हैं और रबाडा हैं, इनकी जो कंसिस्टेंसी है इसकी तारीफ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी ने हमें ज्वाइन किया है। समी, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अभी जो सिचुएशन है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, तैयारियां तो जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब टीम की सिलेक्शन के हवाले से बात करें तो साइम अयूब की जो इंजरी है वो ऐसा लग रहा है कि शायद टीम का हिस्सा नहीं हो सकेंगे अनफॉर्चुनेटली, और शान मसूद को मुतबादिल के तौर पर शामिल करने का ये जो फैसला है इस पर अभी गौर व फिक्र किया जा रहा है। इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। आप ऐसा ही है, साइम अयूब की अभी तक जो इतलात हैं तो वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी ना खेल पाएं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा।
उनके मुतबादिल के तौर पर एक तो दो ऑप्शंस हैं। एक आपने ठीक कहा कि शान मसूद को भी देखा जा रहा है। फखर जमान चूंकि वो एक साइम जो है जारहाना अंदाज की क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके मुतबादिल के तौर पे फखर जमान एक जारहाना खिलाड़ी हैं। उनकी क्रिकेट का अंदाज बिल्कुल उसी तरह एग्रेसिव अप्रोच से खेलते हैं, तो शायद उनको मौका दिया जाए। लेकिन एक इस पॉइंट के ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है और डिस्कशन जारी है कि शान मसूद जो कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम की क़यादत करते हैं, वो अगरचे वाइट बॉल में अभी तक जो है नुमाइंदगी उन्होंने पाकिस्तान की उस तरह से नहीं की, लेकिन फिर भी उनको शायद मौका इसलिए दिया जाए कि पिछले कुछ मैचेस से, या आप समझ लें पिछले एक आध सीजन से वो टेस्ट क्रिकेट में ही होम ग्राउंड पे जो है उनकी परफॉर्मेंस अगरचे वो रेड बॉल से ही है, तो उन्होंने उसको जारी रखा हुआ है और उन्होंने फतूहात में किरदार भी अदा किया है। तो शायद इस बुनियाद पे उनको मौका दिया जाए। और मैं यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात भी आपको ये बताऊं, पहले टेस्ट में अभी जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो थोड़ी सी हैरानगी की बात थी हमारे लिए कि इमाम को नहीं शामिल किया गया था, बल्कि नौजवान खिलाड़ी हुरैरा को मौका दिया गया था। तो कुछ लोग तो साबका टेस्ट क्रिकेटर्स ये तनकीद कर रहे हैं कि शान ने शायद इमाम को इसलिए नहीं मौका दिया कि वो रन्स कर जाएंगे, अगर वो रन्स कर गए तो उनको चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिल जाएगा। बहरहाल ये एक किसी की राय हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान टीम को यकीनन साइम की गैर मौजूदगी से जरूर एक धचका लगेगा। ठीक है। अच्छा, ये दो और प्लेयर्स हैं जिनमें अब्दुल्ला शफीक हैं, परफॉर्मेंस उनकी भी अच्छी नहीं जा रही है। उस्मान खान पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके उन्हें जिस तरह से हमने देखा यूएई की टीम से वापस लिया गया, जिन सर्कमस्टांसिस में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपको क्या लग रहा है क्यों इन दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही हैं, और इनके फ्यूचर के जो फिर इम्कानात हैं उस पर आप क्या समझते हैं? कैसा लग रहा है आपको इनका फ्यूचर? चैंपियंस ट्रॉफी में तो ये दोनों बहुत मुश्किल है कि होंगे टीम के स्क्वाड में। जी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो नामुमकिन है। अब्दुल्ला शफीक जिस वक्त आए थे तो ये कहा जा रहा था कि टेक्निकली सबसे साउंड प्लेयर हैं, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, स्पिन बॉलिंग को बहुत खेलते हैं, लेकिन जो वक्त गुजरा उन्होंने नो डाउट परफॉर्मेंसेस भी दी, लेकिन वो जब आप अच्छी दुनिया के बॉलिंग अटैक्स और अच्छी जगहों पे या मुश्किल ट्रैक्स पे जाते हैं तो आप एक्सपोज होते हैं, और ऐसा ही हुआ। वो एक्सपोज होते गए, बाहर जाती हुई गेंद को वो बावजूद शदीद तनकीद के वो उसको फॉलो करते हुए पाए गए, और उसी की पादाश में वो हमेशा आउट भी हुए। वो उस एक कमजोरी को जो है नहीं उस पर काबू पा सके। उस्मान खान को थोड़ा सा एक अजीब अंदाज था कि यूएई की टीम से वो खेल रहे थे, वहां से उनको बुलाया गया सिर्फ एक पीएसएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। वो जेन्युइनली यानी ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि उनकी जगह नहीं थी, उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया, लेकिन उनको मुसलसल चांसेस मिले और वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सके। ये भी एक होता है खिलाड़ियों के साथ कि आपको बाज बड़े बड़े खिलाड़ियों के कैरियर इस पे खराब हुए, जब मौके मिले वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। मैं समझता हूँ थोड़े से अनलकी रहे और वो उस तरह से चांसेस काफी मिले, परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उनकी तो कोई गुंजाइश नजर नहीं आती कि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें स्क्वाड का। ठीक है समीक, क्या कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं? ओपनिंग पेयर क्या होना चाहिए? मिडिल ऑर्डर में कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जो कि मिडिल ऑर्डर को सपोर्ट करें? क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम अब हम देख रहे हैं वो हमारे मिडिल ऑर्डर में ही देख रहे थे कि वो ज्यादा सपोर्टिवली फिर पाकिस्तानी टीम को संभाल नहीं पाता। चेस की तरफ भी जाना होता है तो हम चेस नहीं कर पाते हैं, अगर बड़ा टारगेट देना होता है तो हम बड़ा टारगेट, फिर मिडिल ऑर्डर से जो सपोर्ट है वो नहीं मिलती है। तो ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर में आप कौन कौन से बल्लेबाज देख रहे हैं जो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे? फिर इसी तरह स्पिनर्स पर भी बात कर लेते हैं और फास्ट बॉलर्स पर भी। देखें, आपने यकीनन ये ठीक बात है कि ये मिडिल ऑर्डर जो होता है किसी भी टीम की कारकर्दगी और जीत में रीढ़ की हड्डी की किरदार होता है उसका बाकी पहलुओं के साथ, और पाकिस्तान इसमें स्ट्रगल करता है। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, हम अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे होंगे, एक बहस ये भी जारी है कि हम जिस तरह टेस्ट सीरीज में विकेट्स बना रहे हैं वैसे विकेट्स हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये आईसीसी इवेंट है और आईसीसी इसको कम से कम विकेट बनाने की हद तक ये चीज जो है टेक ओवर कर लेता है। आप बाकी टीमों के स्क्वाड्स के ऊपर अगर बात करें तो सब ने दो दो स्पिनर्स ही आपको नजर आएंगे, तो उससे एक बात तो वाज़ेह हो रही है कि सबको ये अंदाजा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अपनी टीम की या अपनी मर्जी के मुताबिक विकेट स्पिन ट्रैक्स उस तरह से नहीं बना सकेगा। ये नॉर्मली फ्लैट सरफेसेस होंगी, हार्ड विकेट्स होंगी जो रन्स के लिए जो है ज्यादा साजगार होंगी। तो इसको देखते हुए
अगर हम टीम के कॉम्बिनेशन या स्क्वाड के ऊपर बात करें तो उससे पहले इस पहलू को जरूर सामने रखना चाहिए। इसकी बुनियाद पे आप फैसला करते हैं। मुझे जो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है या जो बातचीत इस पे हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 7 बैट्समैन, 4 फास्ट बॉलर्स, 3 स्पिनर्स और 1 विकेट कीपर के कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी और उसमें से फिर वो 11 सेलेक्ट करेंगे। ऊपर से अगर आप 11 पे बात करते हैं या ओवरऑल सिलेक्शन पे ही बात करते हैं, फखर जमान और शान मसूद में तो टाई चल रही है, मैंने आपको उसका बैकग्राउंड बताया, उनमें से एक टीम का हिस्सा होंगे। उनके साथ आप देख लें रिजवान है, रिजवान के साथ फिर आपको बाबर हैं, बाबर के बाद आपको मिल जाते हैं सऊद शकील हैं, सऊद शकील से पहले कामरान गुलाम है, सऊद शकील है, फिर सलमान अली आगा हैं, फिर मुझे जो नजर आ रहा है, जो सुन रहे हैं कि आपका जो इरफान नियाजी है वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उसके बाद आप नीचे चले जाते हैं तो फिर शाहीन, हारिस, नसीम और अब्बास अफरीदी जो है आपको टीम में आते हुए नजर आते हैं। स्पिन बॉलिंग में अगर आए तो स्पिन बॉलिंग में आपको अबरार होंगे, अबरार के साथ जो है आपको सुफियान मुकीम जो रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है और परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, रन्स भी अगरचे खाए हैं, लेकिन वो एक मुश्किल बॉलर हैं, उनको मौका दिया जाएगा मेरे ख्याल में। और शादाब खान का सुन रहे हैं कि शादाब खान जो है उसका हिस्सा होंगे, अगरचे उनको उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनको उनके एक्सपीरियंस की बेस पे मैं जाती तौर पे इस फैसले से इख्तिलाफ करता हूं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि तीसरे स्पिनर के तौर पे वो उस 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। 11 में जगह बना पाते हैं ये वक्त बताएगा। ठीक है। अच्छा, अब समीम आप किस तरह से देख रहे हैं? एक टाइम था पाकिस्तान के पास शाहिद आफरीदी थे, एक टाइम था जब अब्दुल रज़ाक हमारे पास मौजूद थे, जो बॉलिंग से भी टीम को, दूसरी टीमों को परेशान करते थे और अपनी बैटिंग स्किल से भी करते थे। इस तरह का हार्ड हिटर फखर जमान के अलावा हमारे पास और कोई टीम में मौजूद नहीं है। अगर हम मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर की भी बात करें तो आपको नहीं लगता कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तानी टीम को अब तैयार जरूर करना चाहिए? ऐसे प्लेयर की बड़ी कमी महसूस होती है जो आपको सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाए, जिस तरह कभी इफ्तिखार परफॉर्म कर देते थे या कभी आसिफ परफॉर्म कर देते थे, तो बहुत से मैचेस पाकिस्तान ने क्रूशियल जीते आखिरी 1-2 ओवर्स में जाके। ऐसा कोई प्लेयर इस स्क्वाड में मुझे नहीं फील हो रहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल, व्हाइट बॉल क्रिकेट जो भी मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है, आप उसमें देखें जो भी टीम कामयाब होती है तो उसके पास अच्छे ऑलराउंडर्स होते हैं जो कि बैट और बॉल दोनों से बैक वक्त जो है वो परफॉर्म करते हैं। और आप अभी इस वक्त जो चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल बाकी टीमों ने जो स्क्वाड्स अनाउंस किए हैं उसमें भी आप देखें कि आपको ज्यादातर जो है इसमें ऑलराउंडर्स नजर आते हैं, नजर आएंगे। पाकिस्तान में आपने ठीक कहा, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद जिस वक्त टीम का हिस्सा थे तो हमने कामयाबियां समेटी और हमने उरूज देखा। और ये आप बिल्कुल कहते हैं कि ठीक कह रहे हैं कि नीचे आके वो फिर जहां जरूरत होती थी वो तेज खेलते थे, हार्ड हिटिंग करते थे, और जहां पे रन्स की जरूरत होती थी वो जल्द उसको कवर कर लेते, टारगेट को अचीव। लेकिन अभी हमें बिल्कुल, हम इस चीज में कमी का शिकार हैं। कभी आप इफ्तिखार को लाते हैं, उनके ऊपर अपनी तनकीद होती है, वो कंसिस्टेंट नहीं होते। कभी आप आसिफ को लाते हैं। फिर अभी जो इस वक्त है मेरे ख्याल में, जो मैंने आपके सामने जो जिक्र भी किया, जो इरफान नियाजी हैं, शायद वो कमी पूरी करने के लिए या वो जगह पाने के लिए शायद इरफान इसी तरह है और उनमें ऐसी पूरी सलाहियतें मौजूद हैं, वो ये कर सकते हैं। मौके उनको गर्चे उस तरह से नहीं मिले हैं, लेकिन वो टाइम उनको कम मिला, यूं कहना चाहिए। तो उनसे ये उम्मीद की जा सकती है। अदरवाइज आपके पास इस वक्त ना तो कोई वैसे ऑलराउंडर्स हैं, ऑलराउंडर भी आपके पास एक सलमान अली आगा और फिर एक आमिर जमाल में बात हुई थी, उनकी फिर फिटनेस के मसाइल हैं। तो ऑलराउंडर जो आपको नजर आता है वो सलमान अली आगा है। और दूसरा जो दौर पे खींचतान के हम ऑलराउंडर बना रहे होते हैं या क्रिकेट बोर्ड, वो शादाब खान को बना रहा होता है, जिनको जो है हम उस तरह से ऑलराउंडर नहीं समझते और यकीनन वो अब्दुल रज़ाक और उस जैसे खिलाड़ियों के करीब भी नहीं पहुंच सकते। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आईसीसी की जानिब से भी कुछ रैंकिंग जारी की गई हैं जिसमें हम देख रहे हैं जो साउथ शकील है वो अब 8वें नंबर पर आ गए हैं, रिजवान 18वें नंबर पर आए हैं, बाबर के रैंकिंग में 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है, फिर भी वो चोटी के प्लेयर ही हैं। वो रैंकिंग में जो हम दूसरी तरफ देखते हैं तो वो नंबर 1 पे ही हमें दिखाई देते हैं। बैट्समैन चले हमारे फिर भी कहीं ना कहीं रैंकिंग में हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। जो हमारे बॉलर्स हैं उनको आप समझते हैं क्या हुआ? आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी पर आपकी फिर क्या राय है? शाहीन उसमें नहीं है, नसीम उसमें नहीं है, हारिस उसमें नहीं है। बड़ा जबरदस्त बॉलिंग अटैक था हमारा, पूरी दुनिया हमसे डरती थी, लेकिन किसी रैंकिंग में हम फॉल नहीं कर रहे।
जी, आप मेरे ख्याल टेस्ट रैंकिंग जो आईसीसी ने जारी की है उसकी बात कर रहे हैं। जो सऊद और रिजवान है, सऊद ने यकीनन परफॉर्म किया, उस परफॉर्मेंस की बेस पे ऊपर आए हैं। बाबर का आपने जिक्र किया, वो बाबर जो पिछले कुछ अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो 4 दर्जे नीचे आए हैं, लेकिन अभी भी वो ऊपर विराजमान है। और अगर उनकी 2-4 परफॉर्मेंसेज आती हैं, जो कि उनसे उम्मीद है कि ये सख्त टाइम उनसे गुजर जाएगा और वो बड़े खिलाड़ी हैं, वो परफॉर्म करेंगे, तो वो अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेंगे। फास्ट बॉलिंग में देखें, किसी वक्त में हमारी पहचान अब तक दुनिया में हमारी जो फास्ट बॉलिंग का अटैक है वो ही रहा है, लेकिन अभी आप देख लें आपके पास 140 से ऊपर बॉलिंग करने वाले कितने प्लेयर हैं जो नेशनल टीम का हिस्सा है, और बेंच पे आप देख लें कितने हैं पीछे। हमें इस चीज में तो हम मसाइल का शिकार हैं, और जो खिलाड़ी आपके खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उसमें चूंकि कंसिस्टेंट नहीं रहे। आप देख लें शाहीन के ऊपर पीछे जो वो अनफिट भी हुए, लेकिन उसके बाद वो रिदम अपनी, कुछ लोगों का कहना है कि वो शादी के बाद निजी मामलात में मसरूफ हुए या उनकी तवज्जो क्रिकेट से हटी, तो वो उनकी परफॉर्मेंस मुतासिर हुई। तो ये वही पैच था, वही जगह थी, जब आपकी परफॉर्मेंस मुतासिर होती है तो उसके कुछ अरसे बाद रैंकिंग आती है, तो फिर आप उस तरह से नहीं हो सकते। नसीम अनफिट रहे, हारिस की कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, हम इसी वजह से पे दर पे शिकस्तों का सामना करना पड़ा, तो उनकी वो परफॉर्मेंसेस नहीं रही, तो जाहिर बात है उन्होंने रैंकिंग में नहीं आना था। लेकिन ये पूरी सलाहियतें मौजूद हैं, और इस वक्त होम कंडीशन से हमारी टीम को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अगरचे आपके फास्ट बॉलर्स को कोई बहुत ज्यादा मदद यहाँ से नहीं मिलेगी, जो इंटेलिजेंट बॉलर होगा, जो वेरिएशंस के साथ आएगा, तो वही कामयाब हो पाएगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा कोई यहाँ पे उनको मदद उस तरह से सवाए नए बॉल से चंद ओवर्स के उनको नहीं मिलने लगी। लेकिन आप अपनी मेहनत से, तो समी आप किस तरह से देख रहे हैं, होम ग्राउंड पर हमें कितने बेनिफिट्स मिलेंगे या फिर किस किस्म के प्रेशर का हम शिकार होंगे? देखें, रीसेंट परफॉर्मेंसेस जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वाइट बॉल से देखें तो वो मुतासिर कुन तो कुछ रही हैं। आप देखें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में आप सीरीज जीत के आए हैं, आपके कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, लेकिन वो डिफरेंट कंडीशंस थी, या डिफरेंट कंडीशंस में खेलेंगे। अगर विकेट पिचेस की बात करें, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि हमारी अथॉरिटी नहीं है, हम उस तरह के स्पिन ट्रैक्स नहीं बना सकेंगे जो हम टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं। अगर उस तरह के हो, यकीनन हम काफी लोगों को परेशान करेंगे। लेकिन जो आईसीसी जब बनाएगा तो वो फ्लैट सरफेसेस होंगी और वो हार्ड विकेट्स बनेगी जिसके ऊपर रन ज्यादा हो सकेंगे और हाई स्कोरिंग गेम्स होंगी। लेकिन इसके बावजूद, इस सब के बावजूद आपको अपने क्राउड के सामने बहुत अरसे बाद आपको इतने अहम इवेंट में खेलने का मौका मिलेगा। आपके जितने डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं या जो जिन्होंने ज्यादातर रिकॉर्ड्स कायम किए हैं वो ऐसी पिचेस पे किए हैं, ऐसे ही मौके पे किए हैं, तो उनके लिए तो ये आइडियल कंडीशंस हैं। और दूसरे हाथ पे अगर आप देखें ये आपको प्रेशर भी कायम होगा क्योंकि आप होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर तो उस चीज का भी होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए किसी और चैंपियंस ट्रॉफी से इसमें ये ज्यादा फायदा ही होगा होम ग्राउंड पे खेलने से। और हमारे पास भरपूर मौका है, हमारे पास कॉम्बिनेशन है, हमारे खिलाड़ी इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, विनिंग ट्रैक पे आ चुके हैं, तो हमारे पास पूरा मौका है कि हम ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकें। तो समी, जिस तरह से अब दूसरे बॉलर्स हम देख रहे हैं, जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात कर लें, पैट कमिंस की हम बात कर लें, रबाडा की हम बात कर लें, इनकी जो कंसिस्टेंसी है इसको किस तरह से एज एग्जांपल पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, इसमें जो रूट भी हैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ हम देख रहे हैं कि रैंकिंग में बेहतर रहते हैं, परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा बेहतर रहते हैं। जी, आपने दुनिया के बड़े खिलाड़ियों की बात की, पैट कमिंस और बुमराह जो हैं वो दुनिया के माने हुए जाने हुए फास्ट बॉलर्स हैं, और जो रूट जो हैं वो आपके दुनिया के माने हुए वो फैब 4 में शामिल हैं। शानदार क्रिकेट खेलते हैं, बैट्समैन हैं, इंग्लैंड के नुमाइंदगी करते हैं, वाइट बॉल में भी करते हैं, रेड बॉल में भी करते हैं। तो हमेशा से ये बात होती है कि देखें, खिलाड़ी ने कामयाबी की जो उसकी वाहिद कुंजी है वो उसकी कंसिस्टेंसी है। आप बड़े प्लेयर हैं, आप छोटे प्लेयर हैं, आपके टैलेंट कम है, ज्यादा है, आप हार्ड वर्किंग है, नहीं है, कम हार्ड वर्किंग है, आप
अगर कंसिस्टेंट हैं तो आप जो है टीम का हिस्सा भी रहते हैं और आप टीम की जीत में किरदार भी अदा करते हैं। यही चीजों के ऊपर हम आवाज उठाते आए हैं, आप भी उठा रहे हैं, हम भी। ये हमें मसाइल का सामना है। हमारे फास्ट बॉलर्स को इस चीज को देखना चाहिए। दुनिया की हमारे अपने उनसे बेहतर हमारे अपने मुल्क के बड़े खिलाड़ी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलिंग जो है फास्ट बॉलर्स हमने पैदा किए हैं, वो कंसिस्टेंट थे, दुनिया को उन्होंने परेशान किए रखा है। तो हम भी अगर उसी लगन से रहें और उसके ऊपर आए और अपनी तवज्जो पॉलिटिक्स के अलावा, कप्तानी की दौड़ के अलावा अगर अपनी क्रिकेट के ऊपर रखें तो यकीनन हम भी ना सिर्फ रैंकिंग में ऊपर रहेंगे और टीम के लिए भी सूदमंद साबित होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। एक बार फिर से बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों को लेकर, और कहा अब ये जा रहा है कि 30 जनवरी तक तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली जाएंगी। जो कि स्टेडियम्स जिस तरह से रेनोवेट किए जा रहे थे, जिसमें कज़ाफी स्टेडियम है, रावलपिंडी का स्टेडियम है और कराची स्टेडियम की भी हम बात करें तो इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करे हैं कि 30 जनवरी की जो डेडलाइन है उससे पहले ही जो प्रोजेक्ट है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट मैनेजर PCB की जानिब से बताया गया है, क्योंकि इवेंट का जो इफ्तिताही मैच है वो 19 फरवरी को होने जा रहा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन भी है, इसको होस्ट भी हम कर रहे हैं। तो पहला मैच ये होगा 19 फरवरी को कराची में, और इफ्तिताही जो तकरीब है उसका भी कराची में होने का ही इम्कान है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कराची में मौजूद हैं हमाद यूसुफ, हमें स्टेडियम की जो रेनोवेशन की गई है उस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जी हमाद। जी अनवार, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां उरूज पर हैं और कज़ाफी स्टेडियम के साथ साथ नेशनल बैंक स्टेडियम में भी तरक्याती काम का आगाज़ हुआ था, जो इस वक्त आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। सबसे पहले जो है वो 31 दिसंबर डेडलाइन दी गई थी, लेकिन 31 दिसंबर तक जो है वो तरक्याती काम मुकम्मल नहीं हुआ, तो उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ तारीख दी गई और अब जो है वो 30 जनवरी आखिरी तारीख दी गई है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि तमाम जो तरक्याती काम है मुकम्मल हो जाएगा। और देखा भी यही जा रहा है। इस वक्त मैं नेशनल बैंक स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं, क्योंकि इस वक्त नेशनल बैंक स्टेडियम में निजी टीवी चैनल्स को जो है वो इजाज़त नहीं है। 29 जनवरी तक कहा जा रहा है कि किसी भी टीवी चैनल को जो है कवरेज की इजाज़त नहीं दी जा रही है। नेशनल बैंक स्टेडियम में इस वक्त मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं, जिसमें जो है वो फ्लड लाइट्स लगाई जा रही हैं और 4 मंजिला हॉस्पिटैलिटी इमारत जो है वो तामीर की गई है। इसके अलावा जो है वो वहाँ पर डिजिटल स्क्रीन लगाई जा रही हैं और पवेलियंस यानी इंक्लूजर में जो है वो कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, और जो इंक्लूजर के सामने के जो फैंस थी उसकी भी जो है वो जो फैंस है वो भी लगाया जा रहा है। मैं आपको दिखा सकूं, मेरे कैमरामैन इस वक्त मेरे अकब में आपको दिखा सके कि वो ये हॉस्पिटैलिटी इमारत है, जिसको वो इस वक्त जो है वो जहाँ पर भी तामीराती काम का जो है वो काम चल रहा है। हॉस्पिटैलिटी इमारत 4 मंजिला इमारत है, उसके साथ जो है वो टावर बनाया जा रहा है, जहाँ से जो है वो टावर जो है वो कनेक्ट होगा हॉस्पिटैलिटी इमारत से। 4 मंजिला इमारत है, जिसमें मैंने ये ग्राउंड से भी जो है वो हमने दिखाया कि यहाँ पर जो है पहली और दूसरी मंजिल पर जो ग्लास हैं वो लग चुके हैं। पहली और दूसरी मंजिल तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। पहली मंजिल पर बताया जा रहा है कि होम टीम और मेहमान टीम के जो है वो ड्रेसिंग रूम्स और डाइनिंग रूम्स बनाए गए हैं, और दूसरी और तीसरी मंजिल पर जो है वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए हैं। जो लोग VIP लोग यहाँ पर आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने, तो वो लोग आराम से बैठ कर देख सकेंगे। ऊपर का जो नज़ारा है, सबसे मेन चीज़ हॉस्पिटैलिटी बॉक्स की जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि वहाँ हॉस्पिटैलिटी बॉक्स में बैठकर पूरे ग्राउंड का जो मंजर है वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। पूरा ग्राउंड जो है वो बाकायदा तौर पर साफ नज़र आ रहा है, जिसमें बाउंड्रीज़ भी है और ग्राउंड की जो पिच है वो भी बाकायदा तौर पर नज़र आ रही है। इसके अलावा जो LED स्क्रीन्स, डिजिटल स्क्रीन्स जो लगाई जा रही हैं वो भी वहाँ हॉस्पिटैलिटी बॉक्स से नज़र आ रही हैं। पहले यहाँ पर जो स्क्रीन लगी हुई थी उसको यहाँ तोड़ दिया गया है। अब से कुछ दिनों बाद बताया जा रहा है कि डिजिटल स्क्रीन्स लगा दी जाएंगी। दोनों इनक्लोजर में जो है वो आमने सामने डिजिटल स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। एक स्क्रीन की बात करूँ तो एक स्क्रीन जो है वो 30 बाय 80 की लगाई जा रही है और दूसरी स्क्रीन जो है वो उसकी छोटी होगी। 2 इनक्लूजर में स्क्रीन होंगी। इसके अलावा यहाँ पे जो इनक्लूजर में कुर्सियाँ वगैरह हैं वो भी तब्दील कर दी हैं। ये तमाम काम हो चुका है। इसके अलावा फैंस जो थी वो भी जो है वो तब्दील हो चुकी है, क्योंकि शायकीन क्रिकेट की एक शिकायत थी, जब लोग इनक्लूजर में बैठते थे तो इन्हें ग्राउंड जो है वो सही नज़र नहीं आता था, या ग्राउंड पर जो खिलाड़ी है वो उनको वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आता था कि कौन सा खिलाड़ी इस वक्त खेल रहा है।
तो वो शिकायत जो है शायकीन क्रिकेट की दूर हो चुकी है, फैंस की जो नए फैंस लग चुके हैं, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर एक अलग मंजर हमें इंक्लूजर से देखने को मिलेगा। तो तैयारियाँ जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं, तकरीबन तरक्याती जो काम था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फ्लड लाइट्स लगाई जा रही है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि इस वक्त फ्लड लाइट्स का काम चल रहा है। यहाँ पर जो मज़दूर हैं वो इस वक्त वहाँ खड़े इसको स्नॉर्कल की मदद से फ्लड लाइट का फ्रेम लगा रहे हैं। आपसे कुछ दिनों बाद या कुछ दिनों बाद ही जो है यहाँ पर फ्लड लाइट्स भी लगा दी जाएंगी, जिसके बाद जो बाकायदा तौर पर ये स्टेडियम मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया जाएगा। सिर्फ फिनिशिंग का काम रह जाएगा, जो कि ये मरकज़ी इमारत है, जो कि हॉस्पिटैलिटी इमारत है, उस पर फिनिशिंग का काम रह जाएगा, जो कि आखिरी के कुछ दिनों में हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में ये तकरीबन तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतज़ामात इस वक्त भी है। इस वक्त भी नेशनल बैंक स्टेडियम में सिक्योरिटी सख्त तरीन की गई है और जो है मीडिया को भी अलाउ नहीं किया जा रहा। इस वजह से हम जो है वो आपको बाहर से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। नेशनल बैंक स्टेडियम के साथ ही जगह है जहाँ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम आपको अंदर से क्या मनाजिर दिखाते तो वो एक अलग खूबसूरत मनाजिर होते और पूरा आपको ग्राउंड के वाज़ेह तौर पर दिखाते, लेकिन मजबूरी है, पाबंदी के बायस जो है वो हम आपको जो है बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। इमारत का भी हमने आपको बताया और फ्लड लाइट्स और दीगर काम भी जो है वो इस वक्त आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। बताया जा रहा है कि अब से कुछ दिनों में या एक हफ्ते के दौरान एक तकरीबन तमाम काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अमान यूसुफ, हमें अपडेट कर रहे थे तमाम तर कामों के हवाले से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।